नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। आज हम बात करेंगे आपसे राजस्थान सरकार के दोहरे चरित्र के बारे में। राजस्थान सरकार जब कांग्रेस की सरकार 2018 के अंदर सरकार सत्ता पर काबिज होती है तो उसे पूरी तरह से मालूम है कि उसे बड़े स्तर पर दलित, आदिवासी और वंचित समाज ने, इसमें पिछड़ा समाज भी है और अल्पसंख्यक समाज भी है, उसने बड़े स्तर पर वोट दिया और उसी के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनती है और गहलोत यहाँ के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन लगातार राजस्थान के अंदर दलितों पर अत्याचार, पीड़ा, दंश और अत्याचार की गाथाएं लिखी जा रही हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। साल साल भर पुलिस की कार्रवाई शिथिल रहती है, कमजोर रहती है, चालान तक पेश नहीं होते। पीड़ित जो बलात्कार पीड़ित हैं वो कोर्ट कचहरी पर और थानों में आकर और वकीलों के पास चक्कर लगाकर चले जाती है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। एक डेमोक्रेटिक भारत का संपादक होने के नाते लगातार हम व्यवस्था से सवाल पूछते हैं कि आखिर राजस्थान के अंदर इस तरह की जो घटनाओं की जो पुनरावृत्ति है क्यों हो रही है। 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था वो SC/ST एक्ट को जिस तरह से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर किया था, उसको उसी बहाल कराने के लिए जो आंदोलन हुआ और उसके बाद जब यहाँ पर चुनाव होते हैं दिसंबर में 2018 में, तो कांग्रेस की सरकार बनती है और इस इकबाल से सरकार यहाँ के वंचित दलित, आदिवासी बनवाते हैं कि अब उनकी खैर खबर ली जाएगी, उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन ऐसा बड़े स्तर पर नहीं हुआ। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाकर गहलोत सरकार और उनके मंत्री सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और पुनरावृत्ति लगातार दलितों पर हो रही है। डेमोक्रेटिक भारत पर हम लगातार खबर कर रहे हैं और व्यवस्था से सवाल भी पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में भीम आर्मी चीफ और जो राजनीतिक पार्टी के भी मुखिया हैं आजाद समाज पार्टी के, वो कोविड हेल्थ असिस्टेंट जो संविदा पर काम कर रहे थे कोविड के दौरान, जिस समय डॉक्टर और उनके जो मेडिकल स्टाफ है वही पूरी तरह से लगा हुआ था, लेकिन उनके साथ में संविदा कर्मी पूरी तरह से ईमानदारी से उस दौर में हजारों जो कोविड हेल्थ कर्मी हैं वो काम कर रहे थे। जिस समय कोई उसका सगा संबंधी भी कोविड में बीमार जो व्यक्ति है उसकी सहायता नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं उसको कोविड ना हो जाए, लेकिन कोविड हेल्थ जो असिस्टेंट हैं वो काम कर रहे थे और उसी के उनको सुरक्षित भविष्य के लिए चंद्रशेखर आजाद जयपुर आते हैं। लेकिन 1 जुलाई की रात को जयपुर के गणगौर RTDC होटल से उन्हें उठा लिया जाता है और पुलिस शुरुआत में कहती है कि 151 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब जमानत के लिए धर्मेंद्र जाटव जो राजस्थान टीम के प्रमुख हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, टीम राजस्थान के पूरी दिन चक्कर लगाते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद को जमानत पर उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन बाद में चंद्रशेखर और उनके समर्थकों को जेसी कर दिया जाता है, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि धारा 144 का उल्लंघन चंद्रशेखर आजाद ने किया है और उनके कार्यकर्ताओं ने आंदोलन वो किया है। लेकिन वही 2 जुलाई को हमारे पास वीडियो है जहां धर्मेंद्र जाटव ने पूरा वीडियो बनाया कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस का झंडा लेकर जो ACB कार्यालय के बाहर आंदोलन करती है, उनमें उनके कई 100 कार्यकर्ता हैं। धारा 144 जयपुर में लगी हुई थी, पूरे राजस्थान में लगी हुई थी, लेकिन उनको किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन वहीं 3 जुलाई को BJP, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS से एक आह्वान करता है कि जयपुर में वो आकर एक बड़ा आंदोलन करे और राजस्थान सरकार को घेरे। हजारों कार्यकर्ता जो भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के इकट्ठा होते हैं और स्टैच्यू सर्किल से होते हुए वो हजारों कार्यकर्ता मुहिम एक आंदोलन चलाते हैं। सरकार गिरफ्तार नहीं करती। ये सत्ता का जो दोहरा चरित्र है, जहां दिल्ली में जाकर गहलोत सरकार और कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, अपने जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी के लिए जो उनको ईडी उन्हें सुनवाई के लिए बुलवाती है और उनको उस समय
कांग्रेस के जो और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री और तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं और राजस्थान के जो मंत्री हैं वो दिल्ली जाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो केंद्र सरकार के अधीन जो पुलिस आती है वो किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भगा भगा कर पीटती है और उन्हें गिरफ्तार कर देती है। राजस्थान के मंत्री सड़क पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं यहां पर अपने स्वाभिमान और अपने जीवन को और अपनी आर्थिक और अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए जब कोविड हेल्थ असिस्टेंट यहां पर आंदोलन करते हैं और उनके आंदोलन में 2 जुलाई का जो कॉल था और चंद्रशेखर आजाद यहां पर आते हैं, लेकिन रात को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दोहरा चरित्र गहलोत सरकार यहां दिखाती है, जहां वो कहती है दिल्ली में एक तरफ कि हमें बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी सरकार, केंद्र सरकार के अधीन जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर रही है, हमें डिटेन कर रही है और हमें ईडी कार्यालय के बाहर पास नहीं जाने दिया गया। वहां तो वो गुहार लगाती है, रिक्वेस्ट करती है राहुल गांधी के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन वहीं जयपुर के अंदर जब चंद्रशेखर आजाद आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद मीडिया से कहते हैं कि ये सरकार का, खासतौर पे कांग्रेस सरकार का दोहरा चरित्र है। वो वोट तो कांग्रेस दलितों का, वंचितों का, आदिवासियों का और साथ में अल्पसंख्यक जो उनका चाहती है, लेकिन उनके अधिकार के लिए वो नहीं लड़ती। वो चाहती है कि हम भी एक बड़ा भगवादारी बने, जैसे कि सो कोल्ड जो 10% जो सवर्ण कम्युनिटी है वो हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन शायद कांग्रेस इस मुगालते में है कि कांग्रेस का जो बंटादार लगातार हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि उसका कोई स्टैंड नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, उसका कोई विचारधारा नहीं है। आज भी कांग्रेस के जो नेता है अपनी सभाओं में वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दोगली नीति है। ये बड़ा सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस चाहती तो यहां के जो दलित अत्याचार पर एक बड़ा स्टैंड लेती, जो अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि पाली में जब जितेंद्र मेघवाल को कुल्हाड़ी से और चाकू से, तलवार से मार दिया जाता है, हजारों लाखों दलित वहां इकट्ठा होते हैं, वंचित समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। अभी तक उसके परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिला, लेकिन वही कांग्रेस और गहलोत सरकार उदयपुर में कन्हैयालाल को आतंकवादी घटना के तहत जब मार दिया जाता है, चाकुओं से मार दिया जाता है और उसके बाद गहलोत सरकार वहां जाते हैं, 51 लाख का चेक देते हैं और परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने का ऐलान करते हैं। जिस तरह से जितेंद्र मेघवाल को कुल्हाड़ियों से, तलवारों से मारा गया, तो क्या वो आतंकवाद नहीं था? क्या एक मुसलमान किसी दूसरे धर्म के आदमी को मारे, क्या वो ही आतंकवाद है? लगातार दलितों को चाकुओं से, तलवारों से, उनकी बहन बेटियों के साथ जो इज्जत लूटी गई, क्या वो आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता? ये तमाम सवाल डेमोक्रेटिक भारत सवाल पूछ रहा है सरकार के, मौजूदा सरकार से। हमने बहुत सवाल मोदी सरकार से पूछते हैं, लेकिन आज हम यहां के कांग्रेस सरकार से भी आपसे पूछते हैं। तो आप देखिए कि गहलोत सरकार इतने नीचे गिर जाएंगे। ये चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, कि मेरा कसूर क्या था? मैं यहां सिर्फ एक आंदोलन करने आया था और एक आवाज बनने आया था। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर दलितों की आवाज नहीं है, वंचितों की आवाज नहीं है, राजनीतिक पार्टियां एक प्रेशर ग्रुप नहीं है, एक राजनीतिक प्रेशर ग्रुप नहीं है और एक सोशल प्रेशर ग्रुप नहीं है। इसी वजह से दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और उसमें हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा नाम और एक बड़ा आंदोलनकारी होकर एक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं, वो बड़े इन अत्याचार के खिलाफ लगातार वो सड़कों पर उतर रहे हैं और यही मौजूदा व्यवस्था को नागवार गुजर रहा है। जहां एक तरफ जयपुर में, उदयपुर में और राजस्थान के तमाम जगह जो भगवाधारी जो पार्टियां हैं, उनकी विचारधारा के पार्टी हाथों में जो भगवा झंडा लेकर आंदोलन करते हैं, आगजनी करते हैं, धारा 144 लगाने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती। ये कैसी व्यवस्था है? सरकार को मालूम है कि इस समय जो भगवाधारी पार्टियां हैं वो उस तरह का आंदोलन कर रही हैं, अपना पूरी ताकत दिखा रही है और कांग्रेस की मौजूदा सरकार को कमजोर कर रही है और पूरे वो कॉन्फिडेंट में है कि 2023 में यहां पर सत्ता का परिवर्तन होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जिस तरह से ढुलमुल और बेचारगी दिखा रही है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का
और विपक्ष के बीच में साठगांठ है। एक बार तुम और एक बार मैं, ये स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्गति जो हो रही है, सबसे ज्यादा जो लाचार और पीड़ित हो रहा है, वो दलित और वंचित और आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज है। वो आखिर जाए तो आखिर कहां जाए, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। और गहलोत सरकार से भी हमारे सवाल है, और खासतौर पे जो दलित आदिवासी समाज को जो नेता हैं, उनसे भी सवाल है कि सिर्फ 1-1.25 साल इस सरकार को बचा है कि आखिर वो 2023 में जब चुनाव में जाएंगे तो क्या भूल लेकर अपने मतदाताओं के बीच में जाएंगे। कि क्या इसलिए कि 4 से 5 साल जब हमने सत्ता पर रहे और हमने लगातार दलितों पर दमन होता रहा, उनके साथ पीड़ा होती रही, अत्याचार होता रहा, उनकी बहन बेटियों को इज्जत लुटती गई, लेकिन ये सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू पूछती रही। ये बड़ा सवाल है, पूछे व्यवस्था से, क्योंकि एक पत्रकार जब तक सवाल नहीं पूछेगा तो तब तक वो उसकी पत्रकारिता पुरजोर तरीके से और इकबाल परस्त नहीं हो सकती। ये सवाल मौजूदा व्यवस्था से और इस कट्टरवादी विचारधारा से भी पूछना चाहिए। हमारा ये एनालाइज और हमारे ये जो तमाम जो हमने आपके सामने सवाल रखे, वो आपको कैसे लगे, आप जरूर अपने कमेंट से लिखकर भेजें, जिससे कि हम और भी ज्यादा सवाल आपके सामने उठा सकें। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।